स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे ईथर। ये वर्ड ईथर कहां से आया? ईथर कहां से जनरेट हुआ? ईथर, ये वर्ड ईथर आया है ईदर से। ईदर जो होता है इसका मतलब होता है स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, प्लीजेंट स्मेल, ये मीनिंग होता है ईदर का। तो वहीं से वर्ड उठाया गया है ईथर। ईथर कौन से कंपाउंड होते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईथर्स की, कि ईथर्स होते क्या हैं। ईथर्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी, दोनों वैलेंसी दो डिफरेंट या सेम एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यानी ईथर्स वह ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी या तो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, मे बी सेम और डिफरेंट, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, या एराइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, यहां पर भी दोनों सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईथर्स एक्चुअल में जनरेट कहां से हुए, ईथर पैदा कहां से हुए, ईथर का प्रोडक्शन कहां से हुआ। तो अगर हम वाटर को देखें तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें से 2 H हटा दिए जाएं और 2 R जोड़ दिए जाएं तो ईथर बनता है। मतलब ईथर वाटर के भी एल्काइल डेरिवेटिव हो सकते हैं, यानी वाटर से जनरेट हुए होंगे ईथर। तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर ROH एल्कोहल ले लिया जाए, इसमें से 1 H हटा के 1 R जोड़ दिया जाए, तब भी ROR बन जाएंगे। तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दीज आर द मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल। तो दोनों बातें ही सही हैं, लेकिन हमें यहां पर जो डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करना है कि ईथर्स का क्लासिफिकेशन का, ईथर्स क्या होते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि ईथर्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से अटैच होनी चाहिए, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स कहलाते हैं, और दूसरे कहलाते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहलाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईथर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज सिमेट्रिकल, दूसरे अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर्स में दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए और अनसिमेट्रिकल में दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। एग्जाम्पल भी यहीं पर दे देता हूं कि अगर आपने दोनों तरफ CH3 लगा दिया तो डाई मिथाइल ईथर नाम है इसका, नाम भी ध्यान रखिएगा, डाई मिथाइल ईथर नाम है इसका। और अगर दोनों तरफ C2H5 लगा दिया तो डाई इथाइल ईथर नाम है इसका, डाई इथाइल ईथर नाम है इसका, है ना। और यहां पर अगर आपने CH3 लगा दिया एक तरफ C2H5 तो इथाइल मिथाइल ईथर है इसका नाम, इथाइल मिथाइल ईथर। ध्यान रखिए मैंने पहले इथाइल बोला है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इसलिए इथाइल मिथाइल बोला गया है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स में 2 तरीके बने, मैं आपको दोनों बता दिए। अब एक होते हैं एलिफेटिक ईथर्स और एक होते हैं एरोमेटिक ईथर्स। यानी ईथर्स को फिर अगर क्लासिफाई करें तो एक कहलाते हैं एलिफेटिक और एक कहलाते हैं एरोमेटिक। तो हम लोग पहले की बात कर लेते हैं, एलिफेटिक ईथर्स की बात कर लेते हैं। तो ईथर्स 2 टाइप के हुए, पहले एलिफेटिक, और एलिफेटिक का मतलब हुआ अगर ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेम या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हुई तो कहलाएगा एलिफेटिक। यानी ये सब मैंने जो ड्रॉ कर रखे हैं, यहां पर बना रखे हैं, ये सभी ईथर्स एलिफेटिक हैं क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे। ये सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनको मिक्स्ड ईथर भी बोला जाता है। अनसिमेट्रिकल ईथर्स को हम लोग मिक्स्ड ईथर्स के नाम से भी जानते हैं। अब एरोमेटिक ईथर की पहचान क्या होगी? एरोमेटिक ईथर में एक तरफ एराइल ग्रुप लगा ही होना चाहिए, ये कंडीशन है एरोमेटिक ईथर्स की। तो एरोमेटिक ईथर में हम लोग बात कर लेते हैं, एरोमेटिक ईथर्स की बात कर लेते हैं। तो एरोमेटिक ईथर्स क्या होते हैं? जिनमें बेंजीन रिंग में एक तरफ एल्काइल और एक तरफ एराइल, या बेंजीन रिंग में दोनों तरफ एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये कहलाते हैं एरोमेटिक ईथर। अब इसमें एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक है एनिसोल, मिथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, फेमस नाम इसका एनिसोल है। और एक दूसरा है, अगर C2H5 लगा देते हैं यहां पर तो ये बन जाता है आपका फेनिटोल। ये एनिसोल है और ये बन जाता है आपका फेनिटोल। तो ये दोनों ईथर्स हैं, ये एरोमेटिक ईथर में ही गिने जाते हैं दोनों। तो इनकी प्रॉपर्टी भी हम लोग इसी टॉपिक के अंदर ही पढ़ लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हुआ
ईथर्स का नाम भी आप जानते हैं, जैसे इसका नाम है मिथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन, ये आईयूपीएसी नेम है। और कुछ आईयूपीएसी नेम भी मैं डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। ये मैंने लिया CH3OCH3। एक तरफ जिधर कार्बन की चेन छोटी हो उधर ही ऑक्सीजन को ले जाइएगा, तो मिथॉक्सी मीथेन, इसका नाम हो जाता है मिथॉक्सी मीथेन बोला जाता है इसे। इसी तरीके से अगर C2H5O C2H5 है, इसे इथॉक्सी इथेन के नाम से जानते हैं, इथॉक्सी इथेन कहलाता है ये कहलाता है इथॉक्सी इथेन। इसी तरीके से अगर C2H5OCH3 है तो ये मिथॉक्सी इथेन कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उधर जाएगा जब कार्बन की चेन छोटी है, तो इधर ही छोटी है ना, तो मिथॉक्सी इथेन कहलाएगा। तो नाम इसका हो जाता है मिथॉक्सी इथेन। बड़ा अच्छे नाम है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर चेन लंबी हो जाए, जैसे CH3O, यहां पर CH, यहां पर आपका CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH3, तो 1 2 3 4 यानी 2 पे आपका मिथॉक्सी हो गया, तो नाम हो गया 2 मिथॉक्सी। 2 पे आ गया तो आपका 2 मिथॉक्सी, मिथऑक्सी, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आ जाता है। तो ये कहलाता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको साथ डिस्कशन किया है कि ईथर्स क्या होते हैं, एरोमेटिक ईथर्स क्या होते हैं, एलिफेटिक ईथर्स क्या होते हैं, ये सभी बातें मैंने आपको बताई कि ईथर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इंट्रोड्यूस करवाया ईथर से। अब हम लोग बात करेंगे ईथर्स के जो प्रिपरेशन है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर ईथर्स। 2 इंपॉर्टेंट मेथड हैं, दोनों को बताते हैं आपको। सबसे पहला मेथड जो ईथर का है वो बाय विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन्स सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये कि विलियमसन्स सिंथेसिस के थ्रू ईथर्स कैसे बनाए जाते हैं। इसको मैंने नेम रिएक्शन में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि नेम रिएक्शन में बताया है कि मैंने विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ईथर्स कैसे बनाएंगे, ये एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है। इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, तो यहां से NaX निकल जाता है और बन जाता है ROR-, या सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और साइड प्रोडक्ट NaX। जैसे कि अगर हमने यहां पर CH3Cl लिया, यहां पर NaOCH3 लिया, यहां से NaCl निकाल दीजिए, प्रोडक्ट आ जाएगा CH3OCH3 प्लस NaCl। ये कहलाती है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है विलियमसन सिंथेसिस के लिमिटेशंस की। इसकी आखिरकार कमियां क्या हैं, इसमें हमें क्या कंडीशंस क्या है कि कौन कौन से ईथर बन सकते हैं, कौन से ईथर नहीं बन सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है जानना विलियमसन सिंथेसिस में। तो पहली मैं आपको लिमिटेशन बता देता हूं कि पहली लिमिटेशन क्या है कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने हैं तो CH3Cl NaOCH3 यहां से NaCl निकलेगा, यानी कि जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए और टर्सरी सोडियम का सॉल्ट होना चाहिए। तो यहां से NaCl निकाल दीजिएगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3OCCH3CH3 तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये कहलाता है मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन कहलाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर पहली कंडीशन बोल रहा हूं कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने हैं तो एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया, अगर हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया होता तो ये मान लीजिए मैंने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया और ये ले लिया CH3, तो यहां पर NaCl तो निकलता, साथ में ये यहां से H ले जाता, यानी कि हमें एल्कीन मिल जाते। तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही कंसीडर करने पड़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी बात की, अगर फिनोलिक ईथर्स बना रहे हैं, तो फिनोलिक ईथर्स में ध्यान रखना पड़ेगा जो सोडियम सॉल्ट है वो सोडियम सॉल्ट फिनॉक्साइड यानी कि फिनॉल के साथ होना चाहिए, और साथ में CH3 यहां से NaCl निकलेगा और ये एनिसोल बन जाएगा
NOCH3 और NaCl। तो यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर क्लोरोबेंजीन आपने लिया और यहां पर NaOCH3 लिया तो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो दूसरी कंडीशन आपको पता लग चुकी है कि जब हम लोग एरोमेटिक ईथर बनाएंगे तो हमें सोडियम सॉल्ट फिनॉक्साइड यानी कि बेंजीन फिनॉल के साथ में सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करानी पड़ेगी, और एल्काइल हैलाइड में भी प्राइमरी, यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहां पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया और फिर सोचे ऐसे करा दे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस ईथर्स के बनाने में। नेम रिएक्शन में भी मैंने डिस्कशन दिया हुआ है, तो वहां पर भी आप पढ़िएगा। दूसरा मेथड है प्रिपरेशन का, बहुत अच्छा मेथड है, जिसका नाम है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी ईथर्स बनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर हमने ROH लिया, यहां पर भी हमने ROH लिया और इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस या 413 केल्विन पे हीट किया, तो यहां से वाटर निकलेगा और ROR और वाटर यानी कि ईथर मिल जाता है। तो ईथर्स की दूसरी प्रिपरेशन है। अब चाहे इससे डाई मिथाइल ईथर बना लीजिए, चाहे डाई इथाइल ईथर बना लीजिए, दोनों बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट मेथड माने जाते हैं ईथर्स की प्रिपरेशन में। जब ईथर्स पढ़ ही रहे, टॉपिक ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ईथर्स की प्रॉपर्टी भी जान लेते हैं कि ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर की, जो लोअर मेंबर्स होते हैं, हायर मेंबर्स होते हैं, इनमें पर्टिकुलर फिशी स्मेल होती है ना। डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, इस तरीके से इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। बुक से एक बार आप टैली कर लीजिएगा। मैं यहां पर केवल आपके साथ डिस्कस करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है। तो सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। अब आप देखते जाइएगा, जनरल रिएक्शंस डिस्कशन करेंगे। ROR लिया, वाटर डाला, है ना, और यहां पर हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, यहां से ROH निकाल दीजिएगा तो 2 ROH बन जाते हैं, 2 एल्कोहल मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमने हाइड्रोलिसिस कराना है तो वाटर से जैसे ही इसको ट्रीटमेंट देंगे तो एल्कोहल मिलते हैं। तो अब यहां पर जो भी प्रोडक्ट होगा उसी हिसाब से, जो भी रिएक्टेंट होगा उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इस रिएक्शन में। तो ये हाइड्रोलिसिस कहलाती है। दूसरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HI, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये रिएक्शन बहुत आती है एग्जाम में। अगर हमने इसको ईथर लिया और ईथर की HI से रिएक्शन कराई, ये HI डाइल्यूट और कोल्ड और डाइल्यूट है, यानी कि ये कोल्ड होना चाहिए और डाइल्यूट होना चाहिए। तो यहां से ROH और RI मिलेगा, तो यहां ROH मिला और साथ में RI मिल गया। तो ये हमारे लिए बेटर है कि अगर रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट HI से कराते हैं। अगर इसी ईथर की रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI से करा दें, इसे कहते हैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड HI, तो प्रोडक्ट बदल जाता है, यानी कि 2RI, देखिए 2R और 2I ले लीजिए, तो 2RI बन जाएंगे और साथ में मिलेगा वाटर, ये वाला H2 और ये वाला O निकलेगा, जबकि यहाँ ROH और RI बना हुआ। तो रिएक्शन विद HI में हॉट एंड कंसंट्रेटेड की रिएक्शन अलग है, कोल्ड एंड डाइल्यूट की रिएक्शन अलग है, दोनों की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और यही काम अगर आपने एरोमेटिक ईथर के साथ कर लिया, यानी कि OCH3 लिया और इसकी रिएक्शन आपने HI से करा दी, तो फिर ध्यान रखना ये बॉन्ड तो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। CH3 यहां से जाएगा, I यहां से जाएगा, यानी प्रोडक्ट आपको एक तो फिनॉल मिलेगा, यहां पर OH लगेगा, फिनॉल मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, CH3I मिलेगा। इस तरीके से एरोमेटिक ईथर की कंडीशन है। अगर हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यानी कि ये कंपाउंड ले लें, ये वाला कंपाउंड ले लें, तो इसकी रिएक्शन अगर 2HI से हम लोग करा देते हैं, जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहां से वाटर उठा लीजिएगा, H2 उठा लीजिएगा और यहां पर I आ जाएगा। तो यहां CH2 कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो यहां CH2 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 I मिलेगा और साथ में मिलेगा यहां पर वाटर। तो ये रिएक्शन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है। मैंने आपको ये बता दिया कि कुछ रिएक्शंस हैं ईथर की जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये रिएक्शन विद HI के बाद बात करते हैं कि अगर ये जो
मिनरल एसिड, कोई भी एसिड हो, मिनरल, चाहे वो HCl हो चाहे H2SO4 हो, इन दोनों से अगर ट्रीटमेंट देंगे तो क्या बनेगा, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता है। अब जैसे कि एक रिएक्शन में आपको दिखा देता हूं, ROR लिया, अगर यहां पर HCl से रिएक्शन कराया तो ये H यहां जुड़ेगा, यानी कि RO, नीचे H, यहां R, ऊपर लगा दीजिएगा पॉजिटिव, चाहे यहां लगा देना, और बाहर Cl निगेटिव, ये कहलाता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। अगर यहां दो इथाइल है तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बनेगा प्रोडक्ट, यानी कि अगर एक रिएक्शन हम लिख के दिखाते हैं, C2H5O C2H5 प्लस HCl लिया, हमने यहां लिखा C2H5O नीचे H, और यहां C2H5 प्लस लिया, यहां पर Cl नेगेटिव, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड नाम है इसका। फिर सुनिएगा, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अगर CH3 होता तो डाई मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ये नाम है इनके, नाम ध्यान रखेंगे आप। तो ये कुछ रिएक्शंस हुई। अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं ईथर्स। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक, PCl5 से भी रिएक्शन होती है इसकी, करा लीजिएगा, सिंपल रिएक्शंस है। तो अब हम लोग मेन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिसोल। ये अब क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक में आपको ये बता दें कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये जान लीजिए। ये हमने लिया एनिसोल, यहां लोन पेयर है ऑक्सीजन के, इस लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसे जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। बहुत सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अभी आप देखेंगे, दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH3 है, यहाँ पॉजिटिव साइन, ये ऐसे हो गया। अगर ये नेगेटिव इधर बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन आपको जो मिलने वाली है वो ये मिलेगी कि बॉन्ड यहाँ है, नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, OCH3 यहाँ पर पॉजिटिव, और अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि नेगेटिव यहाँ है, डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 यहाँ पॉजिटिव। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देख करके आपको ये पता लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ बढ़ रही है, आर्थो पैरा पे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब आर्थो पैरा पर बढ़ रही है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, आर्थो पैरा पे जुड़ेगा। इसका मतलब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप माना गया है OCH3, यानी एनिसोल हमेशा अपने जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको आर्थो पैरा पे जोड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पर ही बढ़ा रहा है। ये सब चीजें रिप्रेजेंट हो रही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल से। तो अब हम लोग बात करते कौन कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहली है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। इस ब्रोमिनेशन में क्या होगा कि हमने एनिसोल लिया और इस एनिसोल में यहाँ ये OCH3 है, इसकी रिएक्शन Br2 से करा देंगे, और Br2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3 COONA की प्रेजेंस लगा देंगे, और यहाँ पर आर्थो ब्रोमो एनिसोल बन जाएगा। एक प्रोडक्ट होगा आर्थो ब्रोमो एनिसोल और दूसरा प्रोडक्ट होगा आपका पैरा ब्रोमो एनिसोल। इस तरीके से दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर आप नाइट्रेशन पढ़ते हैं तो अगर हम लोग एनिसोल का नाइट्रेशन कराते हैं, कौन सी रिएक्शन है, नाइट्रेशन कराते हैं, तो नाइट्रेशन में हमको लेना पड़ेगा एनिसोल। ये हमने एनिसोल लिया और इसकी रिएक्शन करा दी कंसंट्रेटेड HNO3 से, कंसंट्रेटेड HNO3, और यहीं पर लिया हमने कंसंट्रेटेड H2SO4, और हमारा प्रोडक्ट मिलेगा आर्थो नाइट्रो एनिसोल, और साथ में मिलना चाहिए हमें पैरा नाइट्रो एनिसोल। इस तरीके से दोनों प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। तो ये नाइट्रेशन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी शो करता है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन की मैं बताता हूं, यहां पर है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कैसे शो होगी वो दिखाता हूं। ये मैंने एनिसोल लिया और एनिसोल की रिएक्शन करा दी CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको एक बार आर्थो मिथाइल एनिसोल मिलेगा, यानी कि ये कहलाता है आर्थो मिथाइल एनिसोल, और दूसरा कहलाता है आपका पैरा मिथाइल एनिसोल। तो
ये कुछ हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है ये मैंने आपको बताया। कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो भी मैंने आपको बताई। अगर आप इसका सल्फोनेशन भी देखना चाहें कि सल्फोनेशन क्या होगा, तो सल्फोनेशन में यहाँ H2SO4 में बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। H2SO4 लीजिएगा कंसंट्रेटेड, यहाँ पर SO3H लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी SO3H। पहला प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं करा ही देता हूं तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा ही हुआ, इसको हीट करिए, यहाँ पर SO3H आएगा। इस रिएक्शन का नाम भी बदल जाएगा, नाम हो जाएगा इसका सल्फोनेशन रिएक्शन, और यहां पर इसका नाम है ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये कहलाएगा पैरामिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं, पूरी रिएक्शन आपको समझा दी ईथर्स की। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने आज एक टॉपिक डिस्कस किया आपके साथ जिसका नाम था ईथर्स। इस ईथर की प्रॉपर्टीज क्या थी, ईथर्स बनाते कैसे, ईथर को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, मैंने पूरा ईथर आपके साथ में डिस्कशन किया है। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, एरोमेटिक, है ना, एलिफेटिक, सब ईथर आपको बताए हैं। तो पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और इनबॉक्स में जाकर के कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपके साथ रहूंगा आपकी केमिस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए। थैंक यू।